गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज सी एन अमित मंगल। ये वीडियो और प्रेजेंटेशन शेयर करने के पीछे जो एम और ऑब्जेक्टिव है वो 9 और 9C में जो चेंजेस आए हैं 24-25 में, जो कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उनको हाईलाइट करने के और डिस्कशन करने के लिए रिलीज किया गया है वीडियो। इस वीडियो में हम ये नहीं बताएंगे कि 9-9C फॉर्म के बेसिक्स जो हैं किस तरीके से इसको भरना है, क्या उसमें डिटेल्स होती हैं, क्योंकि अब 8 साल हो चुके हैं जीएसटी को आए हुए और 8 साल से अपन एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, तो वो चीज़ों को डिस्कस करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लग रहा है कि जो चेंजेस आए हैं 24-25 में, उनके लिए अपने को कैसे तैयार होना है, उनको कैसे अपने को ग्रास्प करना है, ताकि अपन सिर्फ ये 9-9C ढंग से नहीं भर पाए, जो उसके रिलेटेड जो स्क्रूटनी आए या पुराने सालों में जो स्क्रूटनी नोटिस आएंगे दोनों सालों को कंपेयर करके, उनको हैंडल करने में बेटर इक्विप्ड हो अपन। तो इस पूरी प्रेजेंटेशन का और वीडियो का जो एजेंडा है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट के ना कुछ जो रेलिवेंट कंसेप्ट हैं, जो कि पूरे एंटायर डिस्कशन में अपने को काम में आने वाले हैं कि 9-9C में जो अपन फॉर्म भरेंगे या समझेंगे, उसको समझने के लिए बेटर तरीके से वो कंसेप्ट अपने को कुछ कंसेप्ट अपने को डिस्कस करना है। फिर 9-9C में जो चेंजेस आए हैं वो उस पर ध्यान देंगे अपन। कुछ ऐसे पॉइंट हैं, डिस्टिंक्शन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर्म के अंदर ही, उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में अपन देखेंगे कैसे स्क्रूटनी जो होती है इसके रिलेशन में, 9-9C के रिलेशन में और एनुअल रिटर्न के रिलेशन में जो आती है, उसको किस तरीके से बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं अपन। तो दिस इज व्हाट एजेंडा ऑफ दिस डिस्कशन इज। शुरू के 15 मिनट 20 मिनट जो रेलिवेंट कंसेप्ट अपन डिस्कस करते हैं उस पर आप पूरी तरीके से फोकस कीजिएगा, ताकि आगे का जो डिस्कशन है वो और ज़्यादा फ्रूटफुल हो और ज़्यादा आपको इंसाइट्स दे पाए 9-9C के बारे में, चेंजेस के बारे में। तो कीप फोकस ऑन द रेलिवेंट कंसेप्ट। सबसे पहला रेलिवेंट कंसेप्ट ये है कि जो अभी फिलहाल 24-25 के बाद जो एनुअल रिटर्न आपका एक्टिवेट होगा, वो GSTR 1 और GSTR 3 भी जो इस ईयर के होंगे 24-25 के, फॉर एग्जांपल, वो आपने पूरे भर लिए होंगे, उसके बाद ही आपका GSTR 9 पोर्टल पे इनेबल होगा। ये दो चीजें इंश्योर कर रहा है। पहली चीज तो ये है कि है ना, जो ऑटो पॉपुलेटेड फील्ड्स होती हैं, वो सारे रिटर्न से डेटा निकल के उसका ऑटो पॉपुलेट 9 में प्रॉपर तरीके से हो सके और कोई डेटा छूट नहीं जाए उसमें। दूसरा, ये एक रिटर्न डिसिप्लिन भी इंश्योर करता है टैक्स पेयर्स के बीच में कि ना 1-3 भी भरती है, उसके बाद ही आप 9-9C भर सकते हो। अभी तक 2017-18 से जब से एनुअल रिटर्न आया है, तब से लेकर अब तक 2 करोड़ तक का जो एग्रीगेट टर्नओवर है, उन लोगों को उन्होंने एग्जेम्पशन दिया हुआ है एनुअल रिटर्न से, हर साल एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशू करके। इस साल भी उन्होंने कंटिन्यू किया, बट इस साल जो एग्जेम्पशन का फॉर्म था इस तरीके से था कि 24-25 के बाद जितने भी एनुअल रिटर्न जाएंगे अभी, उन सब के लिए उन्होंने ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे दिया। अब अलग से हर साल एग्जेम्पशन नहीं आएगा, हर साल आपको वेट नहीं करना कि ये 2 करोड़ के एग्रीगेट टर्नओवर तक आपको रिटर्न फाइल करने के लिए वो एग्जेम्पशन दे देंगे। अभी वो एग्जेम्पशन आपके आगे सालों के लिए कंटिन्यू रहेगा टिल दैट एग्जेम्पशन इज रिवोक्ड बाय अनदर नोटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 2 करोड़ का लिमिट है वो एग्रीगेट टर्नओवर की है, जीएसटी के हिसाब से देखना है उसको आपको। दूसरा, वो पैन नंबर के हिसाब से होगी। अगर एक पैन में 4 रजिस्ट्रेशन है, 4 अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो चारों अलग अलग रजिस्ट्रेशन की एग्रीगेट टर्नओवर टोटल होगी, वो चारों अगर मिला के 2 करोड़ से ऊपर है, तो आपको चारों के लिए GSTR 9 भरना पड़ेगा, और 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो 9C भी भरना पड़ेगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर पैन नंबर के हिसाब से होगा, पहला केस। और दूसरा, एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी की जो कैलकुलेशंस होती हैं, जीएसटी का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो एग्रीगेट टर्नओवर में जीएसटी के हिसाब से आती हैं, बट इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं आती होंगी। बहुत सारी चीजें जो इनकम टैक्स के हिसाब से उसकी इनकम का पार्ट बनती होंगी, टर्नओवर का पार्ट बनती होंगी, जो जीएसटी के हिसाब से नहीं बनती होंगी। बट ये दो सेपरेट एक्ट्स हैं। टर्नओवर एग्रीगेट जीएसटी के जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको देखना पड़ेगा कि 2 करोड़ की लिमिट आप क्रॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दिस इज हाउ द एग्जामिशन लुक्स लाइक कि ना 2 करोड़ का जो एग्जामिशन है वो 24-25 ऑनवर्ड्स अब आपके आगे के सालों के लिए कंटिन्यू एग्जामिशन रहेगा। अलग से अलग एग्जामिशन अगले साल, अलग आगे वाले सालों में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट कंसेप्ट है, वो ये है कि अपन जीएसटी को और इनकम टैक्स को नॉर्मल सिनेरियो में मिक्स कर देते हैं। अपन सोचते हैं कि जो इनकम पीएनएल में गई है इनकम टैक्स में, वो इक्वल टू सप्लाई होनी चाहिए अपनी GSTR 9 में, पर ऐसा है नहीं।
क्योंकि दो सेपरेट एक्ट्स हैं, एक जीएसटी, एक इनकम टैक्स। उसकी पेरिफेरी अलग है, इनकम टैक्स की पेरिफेरी अलग है। बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे होटल इंडस्ट्री है, उसने 23-24 में कोई एडवांस रिसीव किया, तो अब यू आर वेल अवेयर कि जब आप सर्विसेज के अगेंस्ट में एडवांस रिसीव करते हो तो उसका पॉइंट ऑफ सप्लाई जो है सेक्शन 13 के हिसाब से वो जिस साल आपने एडवांस रिसीव किया उस साल आ जाता है, जो 23-24 में आपने उसका टैक्स भी जमा करा दिया होगा। बट डेफिनेटली उसका इनवॉइस अगर 24-25 में इशू हुआ है तो वो इनकम टैक्स में पीएनएल का जो पार्ट बनेगी वो 24-25 में बनेगी। तो यहीं पर टाइम सिनेरियो डिफरेंट हो गया। एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसका एडवांस रिसीव हुआ था, उसका टैक्स आपने 23-24 में पे कर दिया, जिसको आप अपनी इनकम टैक्स में 24-25 में दिखाओगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन है जीएसटी एंड 9 में 23-24 में रिपोर्ट होगा, ना कि इनकम जब बुक किया आपने इनकम टैक्स में 24-25 में तब। क्योंकि जीएसटी जो चलता है वो सप्लाई के हिसाब से चलता है। सप्लाई जो आपने कौन से ईयर में की है, उनका पॉइंट ऑफ सप्लाई कौन से ईयर में आ रहा है वो मैटर करता है। कौन से ईयर में इनकम टैक्स में इनकम रिकॉग्नाइज हुई है, अदर बाय फॉलिंग इंड एएस और एएस, उससे वो मैटर नहीं करता उसमें। जो टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी के हिसाब से आ रहा है वो मैटर करता है। तो पहली चीज ये है एकदम सिंपल कि होटल के एडवांस जो 23-24 में आए थे वो जीएसटी एंड 9 23-24 के रिपोर्ट होंगे। उसका इनवॉइस भले 24-25 में इशू किया होगा आपने, वो 24-25 के 9 में नहीं आएगा। इनफैक्ट 24-25 के बी टू बी या बी टू सी में आपने कोई इनवॉइस दिखाया भी होगा उसका एडवांस का, आपको मैनुअली जाके इंटरवीन करके उस टेबल 4 या 5 जहाँ भी आपने उसको दिखाया है वहां से उसको आपको मैनुअली उसको एडजस्ट करके कम करना पड़ेगा, ताकि आपके 24-25 के सप्लाईज का पार्ट नहीं बन जाए वो जीएसटी 9 का। तो ये डिफरेंस जो है, जीएसटी और इनकम टैक्स दो सेपरेट एक्ट है। आप जीएसटी और 9 में सप्लाईज रिपोर्ट करते हो, ना कि इनकम टैक्स का टर्नओवर। दिस इज द कंसेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पे सप्लाई की डेफिनेशन में कुछ चीजें आती हैं बट वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती बुक्स में। लेट्स से जैसे फॉर एग्जांपल दो रजिस्ट्रेशन एक सिंगल पैन में, वो आपस में स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स का, that will never be part of income in P&L because stock transfer will never be your income. But वो स्टॉक ट्रांसफर शेड्यूल 1 के हिसाब से जीएसटी के विल बी कंसीडर सप्लाई, तो वो रिपोर्ट होगी आपकी जीएसटी 9 में। वो डिफरेंस का कारण भी बनेगी आपका टर्नओवर और सप्लाई का। आप कैपिटल गुड सेल करते हो तो जो आप इनकम रिकॉग्नाइज करते हो इनकम टैक्स में, वो प्रॉफिट पार्ट रिकॉग्नाइज करते हो डब्ल्यूडीवी से ऊपर जो आपने बेचा है। बट जीएसटी में आप ज्यादातर केसेस में सेल वैल्यू लेते हो ट्रांजेक्शन की, सप्लाई की वैल्यूएशन जब करते हो आप, एक्सेप्ट फॉर व्हीकल्स जहां पे आपने आईटीसी नहीं लिया हुआ, नोटिफिकेशन नंबर 8/2018। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे सप्लाई की डेफिनेशन में कुछ चीजें आती हैं बट इनकम की डेफिनेशन में, टर्नओवर की डेफिनेशन में वो नहीं आती है। उल्टा भी है, जहाँ टर्नओवर की डेफिनेशन में कुछ चीजें आती हैं बट सप्लाई की डेफिनेशन में वो नहीं आता है। जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक है, आपने एक्सपोर्ट किया, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है आपको, वो इनकम का पार्ट है, आपका इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट है, बट वो सप्लाई का पार्ट नहीं है। वो सेक्शन 7 सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा वो, तो 9 में रिपोर्ट नहीं होगा वो। इनफैक्ट टेबल 5 में भी रिपोर्ट नहीं होगा नॉन जीएसटी सप्लाई में, बिकॉज नॉन जीएसटी सप्लाई के लिए भी सप्लाई होना जरूरी है, एंड ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट सप्लाई। जो ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिल रहा है वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता। डेटर्स क्रेडिटर्स राइट बैक करते हो आप, प्रोविजन राइट बैक करते हो आप, दिस कैन ऑल बी अ पार्ट ऑफ योर इनडायरेक्ट इनकम इन इनकम टैक्स, बट दिस आर नॉट पार्ट ऑफ योर सप्लाई। तो अल्टीमेटली आप जीएसटी एंड 9 में जो रेलिवेंट कंसेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जीएसटी 9 में आप सप्लाई रिपोर्ट करते हो, आप टर्नओवर रिपोर्ट नहीं करते हो। डोंट कंफ्यूज इट विद व्हाट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज सेपरेट लॉ, वो अपना टर्नओवर रिकॉग्नाइज कर रहा है। जीएसटी में आप सप्लाई रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपके मन में जो भी शंका है कि जीएसटी के इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में मेरा टर्नओवर इतना दिख रहा है, 9 में इसको हटाऊं कैसे डालूं, आपको वो सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप देखो जीएसटी में सप्लाई की डेफिनेशन में क्या फॉल कर रहा है, उसको कैसे रिपोर्ट करना है जीएसटी एक्ट के हिसाब से, उस पर आप ध्यान दो, ना कि इस बात पे ध्यान दो कि इनकम टैक्स में डिफरेंस कौन सा आ रहा है। रीजन आप आइडेंटिफाई करो कि किस रीजन से डिफरेंस आ रहा है, दैट इज डिफरेंट। 9C में आप उसको रिपोर्ट भी करो आप टेबल नंबर 5 में, बट शंका मत रखो मन में कि यहाँ टर्नओवर अलग है, टर्नओवर अलग है और वहाँ टर्नओवर में अलग दिखा रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट relevant concept that you need to consider while filing GST and 9 and 9C. जीएसटी या 3B आप सबकी नॉलेज में है, बट इस प्रेजेंटेशन में मैंने उसकी एक स्क्रीनशॉट इसलिए चिपकाई है ताकि आपके इमीडिएट मेमोरी में आए कि है ना किस तरीके से जीएसटी या 3B दिखता है। बेसिकली जीएसटी या 3B 4 मेन पार्ट में डिवाइडेड है। आईटीसी अवेलेबल, जहाँ पे आप आईटीसी रिपोर्ट करते हो जो आपको लेनी होती है, टेबल 4 है। 4B इज आईटीसी रिवर्स, जिसमें आप जहाँ पे आईटीसी रिवर्स करते हो,
इन दोनों का नेट कैलकुलेशन नेट आईटीसी अवेलेबल में आता है ए माइनस बी, और 41 इज डिस्क्लोजर टेबल 41 एंड 42। तो आपको पता होगा कि लास्ट 1-2 सालों से जहाँ पे आप जीएसटी या 2B के बेसिस पे क्रेडिट ले रहे हो और अपनी बुक से रिकंसाइल करते हो, तो आप पूरे के पूरे आईटीसी को आप पूरे फाइल में दिखाते हो। देन जितना आपको बुक से रिकंसाइल नहीं होता या अदर लीगल रीजन से आपका आईटीसी जो आपने उस महीने नहीं लेना है आपको, वो आप 4B2 टेम्परेरी रिवर्सल के फॉर्म में दिखाते हो। जब कभी अगले महीने में उसको लेना होता है तो आप ऑलरेडी आईटीसी में उसको जोड़ते हो और नीचे 4D1 में उसको रिक्लेम में डिस्क्लोज करते हो कि इतना आईटीसी मैंने पहले रिवर्स किया था और रिक्लेम कर रहा हूँ। इस आइडिया के साथ ये जीएसटी या 3B का स्क्रीनशॉट इस प्रेजेंटेशन का पार्ट बनाया है। तो एक सर्कुलर 170 जो कि 2022 में इन्होंने इशू किया था, जो कि मैंने अभी ब्रीफली डिस्कस भी किया आपसे, कि आप अपना आईटीसी जो जीएसटी या 3B भरते हो, आप जीएसटी या 2B के ऑटो पॉपुलेशन के बेसिस पे भरते हो। आप कि इतना आईटीसी में ऑटो पॉपुलेट हुआ, इतने आईटीसी में से मेरे को इतना आईटीसी नहीं लेना है इस महीने या इस पीरियड टैक्स पीरियड में, और ये आईटीसी जब आप अगले महीने या अगले पीरियड टैक्स पीरियड में लेते हो तो वहां पे उसको आप जोड़ते हो और डिस्क्लोज करते हो नीचे 41 में कि मैंने ये आईटीसी पुराना रिवर्स किया था और मैं रिक्लेम कर रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट सर्कुलर 170 इज, जहाँ पे आप जीएसटी या 2B के हिसाब से अपने आईटीसी को स्ट्रक्चरली डिस्क्लोज करते हो जीएसटी या 3B में। ठीक है। और जहाँ पे कंपनी सर्कुलर फॉलो नहीं करती है, वो अपना आईटीसी जो उनको बुक्स के हिसाब से पता पड़ता है उसके हिसाब से रिपोर्ट करती है, जीएसटी या 2B को नेट करके रिपोर्ट करती है। ये दोनों चीजें अपन एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल को ध्यान रखिएगा जब ये पूरा प्रेजेंटेशन में काम आने वाला है, आगे भी जिसको लिंक करेंगे किसी न किसी पॉइंट पे। तो मिस्टर ए जिनके पास 1000 रुपए का क्रेडिट था जीएसटी या 2B मार्च 2025 में, वो ऑटो पॉपुलेट हुआ 2000 रुपए। उन्होंने जब बुक से रिकंसाइल किया तो उनको 950 रुपए उनको आईटीसी अपना मिल गया, जो कि उनको उस महीने लेना था। वो रिवर्सल रिक्लेम मेथड फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो रिवर्स करके प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं कि 2B में इतना आया और इतना अमाउंट मैंने रिवर्स किया। तो उन्होंने 950 रुपए अपने जीएसटी या 3B में दिखाने को डिस्क्लोज किया। वो जो बचा बचा हुआ 50 रुपए क्रेडिट था, अप्रैल मंथ में उनको वापस 1000 रुपए 2B में आया, वो उन्होंने 50 रुपए अप्रैल मंथ में जोड़ा और वहां पे जोड़ के उन्होंने अपने रिक्लेम में दिखाया उसको। तो ये कैसे दिखेगी टेबल? जो मार्च का उन्होंने जीएसटी और 3B भरा होगा मार्च 25 का, वहां पे जो 1000 रुपए ऑटो पॉपुलेट होकर आया जीएसटी और 2B में, वो 4A5 में दिख रहा है। 50 रुपए जो उनका रिकंसाइल नहीं हुआ था, वो 4B2 में उन्होंने रिवर्स करके दिखा दिया। इस पूरी प्रेजेंटेशन के लिए और 99C के लिए आप 2-3 टर्म्स दिमाग में डाल दीजिए। पहला टर्म ये है कि 1000 रुपए में जो 50 रुपए उन्होंने वहां पे दिखा दिया मार्च 2025 में, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर ओरिजिनल क्लेम। जो भी फिगर आप 4A5 में दिखा देते हो वो ओरिजिनल क्लेम बन जाता है, ओरिजिनल क्लेम। 4B2 जहां आपने 50 रुपए रिवर्स कर दिए, क्योंकि ये अदर्स में जाके रिवर्स किए और ये आगे जाके आप रिक्लेम कर सकते हो, तो कंसिडर दिस टर्म एज टेम्परेरी रिवर्सल, जो कि ओरिजिनल क्लेम से रिवर्स करके उन्होंने नेट करके दिखाया। नेट अमाउंट उन्होंने 950 रुपए लिया, बट दिखाने का तरीका ये था कि ऊपर 1000 रुपए दिखाया और नीचे 50 रुपए माइनस कर दिया। ऊपर वाले 50 रुपए को ओरिजिनल क्लेम मान लो आप 950 के साथ, और नीचे वाले 50 रुपए रिवर्सल को आप टेम्परेरी रिवर्सल मान लो। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि आगे जाके रिक्लेम करने के चांसेस हैं। मिस्टर इन्हें जब अप्रैल 25 का रिटर्न भरा, तो उनके जो जीएसटी और 2B अप्रैल में जो 1000 रुपए आए थे, उसमें उन्होंने 50 रुपए जो लास्ट मंथ नहीं लिए थे वो जोड़े। इस 50 रुपए जोड़ने को आप मान लो, और जो उन्होंने 50 रुपए रिक्लेम किए, इसको आप मान लो रिक्लेम अमाउंट, कि 50 रुपए उन्होंने रिक्लेम किए, पहले रिवर्स कर लिए थे, अब ये रिक्लेम कर लिए। तो इस एग्जाम्पल में 3 चीजें हुई हैं। 50 रुपए जो 1000 रुपए मार्च में मार्च 2025 में जो रिकंसाइल नहीं हुए थे, उनको उन्होंने ओरिजिनल क्लेम किया जीएसटी या 2B के हिसाब से, उसको टेम्परेरी रिवर्स किया मार्च 25 में, और अप्रैल 25 में उसको रिक्लेम कर लिया अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से और डिस्क्लोज कर दिया 41 में। वही मिस्टर ए अगर सर्कुलर 170 फॉलो नहीं करते, रिवर्सल रिक्लेम मेथड फॉलो नहीं करते, तो उनका 3B कैसे दिखता? जो उनका बुक्स में रिकंसाइल हुआ था, वो 950 रुपए फिगर डालते, 1000 रुपए नहीं डाला यहाँ पे उन्होंने, 950 रुपए डाल दिया। तो यहाँ पे 950 रुपए ओरिजिनल क्लेम है, 50 रुपए अभी तक क्लेम ही नहीं किया उन्होंने यहाँ पे। सेम आदमी सर्कुलर 170 फॉलो नहीं कर रहा, तो उसका मार्च 25 में 950 रुपए ओरिजिनल क्लेम हुआ। जब सर्कुलर फॉलो किया था तो उसका ओरिजिनल क्लेम वहां पे 1000 रुपए था। कीप दिस डिफरेंस इन माइंड कि एक आदमी अगर 2 अलग तरीके फॉलो कर रहा है, एक एसएससी, या 2 अलग एसएससी 2 अलग तरीके फॉलो कर रहे हैं, तो ओरिजिनल क्लेम चेंज हो जाता है उस टैक्स पीरियड का। वहां पे टैक्स पीरियड में उनका ओरिजिनल क्लेम था 1000 रुपए। इस एग्जाम्पल में जहाँ सर्कुलर फॉलो नहीं किया, वहां पे ओरिजिनल क्लेम उनका कितना है?
950 रुपए। और वो 50 रुपए जो उन्होंने अप्रैल मंथ में उन्होंने रिक्लेम किए, रिक्लेम नहीं कहेंगे यहाँ पे, जो ओरिजिनल क्लेम किए, वो 50 रुपए ओरिजिनल क्लेम ही अप्रैल 25 में हुए हैं। वहां पे वो रिक्लेम हुए थे, यहाँ पे ओरिजिनल क्लेम 50 रुपए का अप्रैल में हुआ है। तो कीप दिस फिगर्स इन माइंड, कीप दिस टू एग्जांपल्स इन माइंड, कि जब सर्कुलर फॉलो नहीं हुआ है तो ओरिजिनल क्लेम कितने अमाउंट का था, जब सर्कुलर फॉलो किया तो कितना अमाउंट का था, और कहाँ पे रिक्लेम और रिवर्सल हो रहे थे। कीप दिस पिक्चर इन माइंड, तो ये बहुत काम आएगी। 996 के चेंजेस डिस्कस करने से पहले कुछ जीएसटी और 9 के टेबल्स हैं, जो कि अगेन मैं आपके अभी इमीडिएट इंप्रेशन में लेके आना चाहता हूँ। कि टेबल नंबर 6 है, जो कि बेसिकली ये डिस्क्लोज करने के लिए बनाई गई है कि आपने कितना आईटीसी 3B में कितना आईटीसी आपने लिया है, अलग अलग हेड्स में, आरसीएम का, एसडी का, इंपोर्ट का, ऑल अदर आईटीसी। ठीक है, वो इस तरीके से दिखती है टेबल नंबर 6 कि नाम 6A से लेकर आपके 6J तक, 6M तक कॉलम आते हैं, उसमें आप अलग अलग तरीके से आईटीसी को डिस्क्लोज करते हो अलग अलग हेड्स में। तो कीप दिस टेबल इन माइंड ऑल्सो, इमीडिएट मेमोरी के लिए है ये। टेबल नंबर 7 अगेन जीएसटी 9 में टेबल है, जहाँ पे आप दिखाते हो कि आपने कितना अमाउंट जीएसटी या 3 में अलग अलग हेड्स में रिवर्स किया, रूल 37, 30, 39, 37A, 42, 43, टान 1, टान 2 एंड अदर रिवर्सल्स। ठीक है, तो 6 आईटीसी कितनी लिया उसको डिस्क्लोज करने के लिए होती है, 7 आईटीसी कितना रिवर्स किया उसको डिस्क्लोज करने के लिए होती है। एंड टेबल नंबर 8 आपका आपने जो आईटीसी लिया और अदर आईटीसी पर्टिकुलरली, वो कंपेयर किया जाता है कि आपका 2B 2A में कितना क्रेडिट आपका आया। टेबल नंबर 8A ये बेसिकली कितना क्रेडिट आपका ऑटो अपडेट हो रहा है जीएसटी या 2B से। टेबल 8B जितना आईटीसी आपने अभी 9 में दिखाया और अदर आईटीसी के पार्ट बना के, वो ऑटो अपडेट होके आता है यहाँ पे। 8C कि आपने अगले साल कितना आईटीसी लिया और अदर आईटीसी में, उसको डिस्क्लोज करने के लिए। एंड 8D इज द डिफरेंस कि कितना डिफरेंस आपका 2B के कंपैरिजन में है, ज्यादा ले लिया कि कम ले लिया आपने। दिस इज ऑल फॉर बट ऑल अदर आईटीसी, ऑल अदर आईटीसी के लिए है पूरा का पूरा ये टेबल 8 से लेकर टेबल 8 एट एफ तक कंपैरिजन। इसके बाद इंपोर्ट्स का अगेन टेबल नंबर 6, 7, 8 यहाँ पे रिप्रोड्यूस करने का पीछे पर्पस था, जस्ट टू बिल्ड एन इमीडिएट मेमोरी की ना, इस तरीके से दिखता है ताकि अपन आगे की जो डिस्कशन करेंगे वो मेमोरी अपने को हेल्प करेगी। मैं जब भी किसी चेंजेस को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कभी भी किसी भी कहीं भी, तो उसको मैं मेन बकेट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी उसी तरीके को यूज किया है कि 990 में जो चेंजेस हुए हैं उनको मैंने 4 मेजर हेड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप जब भी 990 के चेंजेस 24-25 के देखोगे आप, तो आपको किसी ना किसी बकेट में चेंज मिल जाएंगे कि इस बकेट में चेंज फॉल हुआ है, इस बकेट में फॉल हुआ है, इस बकेट में फॉल हुआ है, इस बकेट में फॉल हुआ है, या कंबाइन किसी दो बकेट का मिलके चेंजेस हुए हैं। बट इन बकेट्स के बाहर कोई भी चेंजेस नहीं हुए होंगे, इन हेड्स के आगे अलावा कोई चेंज नहीं हुए होंगे। बहुत सारे चेंज हुए हैं बट 4 मेन हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला चेंज कि है ना, 9 फॉर्म के अंदर, 9C फॉर्म के अंदर एडिशनल रोज इंसर्ट हो गई है, और डिटेल इंस्ट्रक्शन के साथ एडिशनल रोज इंसर्ट हो गई हैं, जहाँ पहले वो डिस्क्लोजर टेबल थी नहीं, वो टेबल उन्होंने, वो रो उन्होंने इंसर्ट कर दी है। मेजर चेंज, फॉर्म के अंदर रोज इंसर्ट हो गई है, डिस्क्लोजर टेबल्स इंसर्ट हो गई है। चेंज नंबर 2, उन्होंने डेटा कैप्चरिंग का जो मैकेनिज्म है वो ही चेंज कर दिया, लैंग्वेज भी रिफाइन कर दी कहीं कहीं टेबल्स की, ऑटो पॉपुलेशन का मैकेनिज्म चेंज कर दिया। पर्टिकुलरली आपको दिखेगा 8, टेबल नंबर 8A और 8B, वहां पे बहुत काम आएगा बकेट 2, जहाँ पे ऑटो पॉपुलेशन का मैकेनिज्म ही चेंज हो गया है। 23-24 में कुछ और था, 24-25 में कुछ और है। आपकी स्ट्रेटेजी 23-24 में आप यूज करते 9 बढ़ने की, वो 24-25 में काम नहीं आएगी। जो 24-25 में यूज करोगे आप, वो 23-24 में काम नहीं आई होगी। और जो नोटिस 23-24 में आएंगे वो 24-25 में उस तरीके से नहीं आएंगे, और दोनों का जब ऑफिसर देखेगा सामने अपने टेबल पे 23-24 का 9 और 24-25 का 9, तो डेफिनेटली उसके दिमाग में क्वेरीज होंगी, क्वेश्चन होंगे, जो अपनी, जितना अपन ग्रास्प कर पाएंगे कि जो ऑटो पॉपुलेशन चेंज हुआ है, उतना बेटर तरीके से अपन इक्विप्ड होंगे स्क्रूटनी को हैंडल करने के लिए। तो इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्या चेंजेस होंगे इसमें। बकेट नंबर 3, कुछ इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने रिवाइज किया है ताकि बेटर क्लैरिटी आ सके, बेटर डाटा कैप्चर हो सके। और चौथा, ऑप्शनल फील्ड्स को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। ये चारों बकेट्स अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में जो आउटवर्ड सप्लाईज हैं वो टेबल 4 और 5 में कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए।
पहले जैसा था वैसे ही है। GSTR 1 है जो उन्होंने 24-25 में इंट्रोड्यूस किया था मेजर तरीके से, उसके जो अमेंडमेंट्स होंगे वो भी अपने 9 में ऑटो पॉपुलेट होके जिस तरीके से अमेंड किया होगा उसको इफेक्ट देगा, वो 1A को भी इफेक्ट देगा। मतलब वो टेबल 4 में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मैंडेटरी हैं, इंक्लूडिंग देयर सब फील्ड्स। टेबल 5 में आज भी कुछ-कुछ फील्ड जो है ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल जैसे निल रेटेड एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाईज को आप क्लब करके एग्जम्प्टेड में रिपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो टेबल 5 में जो आप सप्लाईज रिपोर्ट करते हो उसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता, उसे क्रेडिट नोट और अमेंडमेंट्स को आप नेटो करके दिखा सकते हो। तो वो आज भी है, वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, 24-25 में भी एग्जिस्ट कर रहा है वो ऑप्शन आपके लिए। कुछ चेंजेस नहीं आए इसमें एक्सेप्ट फॉर द थिंग कि जीएसटीआर 1 के अमेंडमेंट्स भी टेबल 4-5 में इफेक्ट देगा, 9 देगा उसको। जो बकेट 1 मैंने डिस्कस की थी, इसमें कहा था कि कुछ नई रोज इंसर्ट हो गई हैं। उन्हें सबसे मेजर जो चेंज किया है उन्होंने, मुझे नहीं पता उन्होंने 8 साल क्यों लगा इस चेंज को लाने के लिए, बट लास्ट ईयर का आईटीसी जो इस साल आप क्लेम करोगे, जो इस साल आप ले रहे हो 24-25 में ले रहे हो, उसको डिस्क्लोज करने के लिए उन्होंने एडिशनल रो इंसर्ट कर दी है जो कि टेबल 6A1 है। वहां पे जाके आप लास्ट ईयर का आईटीसी डिस्क्लोज कर सकते हो कि इस साल मेरे को आईटीसी कितना लिया है। इसका एक एक्सेप्शन ये है कि जो आईटीसी आपने लास्ट ईयर रिवर्स किया था, रूल 37 और 37A, मतलब नॉन पेमेंट टू वेंडर्स विद इन 100 डेज, 37A इज जीएसटी 3B में अब सामने वाले ने टैक्स नहीं भरा हो अप टू नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, वो आपने कुछ रिवर्स किया और वो 24-25 में लिया है आपने, वो आपको टेबल 6A1 में नहीं दिखाना है, वो टेबल नंबर 6H में दिखाना है, H फॉर हरियाणा। वो डिस्कस करेंगे अपन, बट दैट इज ओनली एक्सेप्शन कि लास्ट ईयर का आईटीसी जो 6A1 में नहीं आता है, बाकी सारा का सारा आईटीसी जो लास्ट ईयर को बिलोंग करता है वो इस साल आपको 6A1 में दिखाना है। जब अपन लास्ट ईयर आईटीसी की बात करते हैं तो लास्ट ईयर आईटीसी का मतलब ऐसे आईटीसी जिसके इनवॉइस डेट 1 अप्रैल लास्ट 31 मार्च 24 तक की थी, 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 की थी। दैट डजंट मीन कि वो जीएसटी 2 में कब आया, वो 24-25 में भी आया हो सकता है, 23-24 में भी आया हो सकता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे रिपोर्टिंग अफेक्ट नहीं होगी। आपकी अगर इनवॉइस की डेट 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 की थी और वो अपने बुक्स में 23-24 में रिकॉर्ड कर लिया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जीएसटी 2 में कब आया, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर 6A1। आपके दिमाग में डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा होगा कि ना जीएसटी 2 में अगर 24-25 में आया तो 8A में 24-25 में दिख रहा होगा, तो वहां तो मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 8A का ऑटो पॉपुलेशन मैकेनिज्म ही चेंज हो गया है इस बार। जब उस पर अपन आएंगे तो आप देखोगे कि वो जो आईटीसी जो लास्ट ईयर की इनवॉइसेस का है वो आपके 8A का पार्ट हो गई नहीं, तो यहाँ पे उसको हटाना से आपका जो मैचिंग है इनफैक्ट 1 to 1 एप्पल टू एप्पल सही हो जाएगी। तो 8A का ऑटो पॉपुलेशन 6A1 की टेबल, ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के जो इनवॉइसेस हैं जिनका आईटीसी आपने 24-25 में लिया है, एक्सेप्ट फॉर द आईटीसी जो 37 के अगेंस्ट में आपका रिवर्स हुआ था और आपने लिया, वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। और 37 का भी जो 6H में रिपोर्ट करोगे, अगेन वो भी कंपेयर्ड नहीं होगा, वो भी आपकी 8B में नहीं जाएगा, तो वो भी कंसर्न की बात नहीं है। ये जो 6A1 की टेबल है ये आपको सिंगल फिगर रिपोर्ट करना है, यहाँ पे इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का बाइफरकेशन उन्होंने फिलहाल नहीं दिया और अपने देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से दिखता है टेबल 6A1 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। एक अलग से उन्होंने रो इंसर्ट की 6A1 आईटीसी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर availed in the financial year which is included in 6A above other than ITC reclaimed under Rule 37 and Rule 37A। अगर आपको याद हो तो अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कैसे रिवर्सल रिक्लेम दिखता है मार्च 25 अप्रैल 25 का एग्जांपल विद रेफरेंस टू मिस्टर ए। ठीक है, अब ये तीन चीजें एकदम इसको मतलब गांठ बांध दीजिए कि जो आपका ओरिजिनल क्लेम होता है 24-25 का, मान लो जो भी इतना भी आपका ओरिजिनल क्लेम की डेफिनेशन में आ रहा था, फर्स्ट क्लेम जिसको अपन बोलते हैं, वो टेबल नंबर 6B, बी फॉर बॉय, ऑल अदर आईटीसी में रिपोर्ट होगा, राइट। फर्स्ट क्लेम जितने भी थे आपके कहाँ रिपोर्ट होंगे, टेबल नंबर 6B। टेबल नंबर 6 मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी किस तरीके से दिखता था, तो 6B में रिपोर्ट होगा। जो आपने टेम्परेरी रिवर्सल किए थे, जितने भी आपके रिवर्सल थे, उसमें से टेम्परेरी रिवर्सल जो था आपका, वो टेबल नंबर 7H में जाके रिपोर्ट होगा। तो फर्स्ट क्लेम ओरिजिनल क्लेम कहाँ रिपोर्ट होगा, टेबल 6B। जो आपने टेम्परेरी रिवर्सल किया 24-25 में, वो 7H। और मान लो आपने उसी टेम्परेरी रिवर्सल को आपने रिक्लेम कर लिया उसी साल 24-25 में, तो वो जाके कहाँ जाके रिपोर्ट होगा, टेबल नंबर 6H।
आपने 24-25 में टेम्परेरी रिवर्सल किया था और 25-26 में रिक्लेम किया, तो रिक्लेम कहाँ रिपोर्ट होगा? टेबल नंबर 6A1 और नेक्स्ट जीएसटीआर 9, मतलब 25-26 का जो जीएसटीआर 9 होगा उसका जो टेबल नंबर 6A1 होगा वहां पे जाके वो रिपोर्ट होगा। तो ओरिजिनल क्लेम, फर्स्ट क्लेम टेबल नंबर 6B, टेम्परेरी रिवर्सल 7H, रिक्लेम उसी साल कर लिया तो टेबल नंबर 6H, रिक्लेम अगले साल किया तो 6A1। अगेन जो आप जो 6H में जो फिगर रिपोर्ट करोगे, ठीक है, इफ यू रिमेंबर मैंने एक स्क्रीन दिखाई थी जहाँ टेबल नंबर 8A और 8B दिख रहा था। 8B में जो आप आईटीसी रिपोर्ट करते हो टेबल नंबर 6 में, वो जाके ऑटो पॉपुलेट होती है। 6H में जो भी फिगर रिपोर्ट करोगे वो 24-25 से 8B में जाके नहीं जुड़ेगा, जो कि एक और चेंज है, ठीक है। तो जो मैंने कहा था कि बकेट नंबर 2 जहाँ ऑटो पॉपुलेशन के चेंजेस हुए हैं उसमें 8A 8B के जो चेंजेस हुए हैं इसमें 8B का चेंज ये हुआ है कि ना पहले 6B प्लस 6H था 23-24 तक, अब सिर्फ 6B है। तो 6H में रिपोर्टेड फिगर्स आपके 8B का पार्ट नहीं बनेंगे और वो आपके कंपैरिजन को डबल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए रिक्लेम के फिगर्स यहाँ पर उन्होंने 6H में रिपोर्ट कराया। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर पी जिन्होंने 100 रुपए ओरिजिनल क्लेम जो है अप्रैल 24 में किया था, मतलब 100 रुपए में जीएसटीआर 2 भी अप्रैल 24 से जीएसटीआर 2 में आ गया था, जीएसटीआर 3 में ऑटोप्लेट होकर आ गया था। उस मंथ में उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया, टेम्परेरी रिवर्सल में डाल दिया 4B2 में, और ये जो क्लेम किया उन्होंने रिक्लेम किया वो अक्टूबर 24 में जाके रिक्लेम कर लिया, ठीक है। अभी 4A5 में 100 रुपए अप्रैल में दिखे, 4A5 में अक्टूबर में भी 100 रुपए ऐड किए उन्होंने। आपको याद है रिवर्सल रिक्लेम में जो आप रिक्लेम करते हो तो जितना अमाउंट आपने रिवर्स किया होता है वो 4A5 में जो जाके जोड़ते हो आप, तो 4A5 का टोटल अमाउंट हो गया 200 रुपए। पर 200 रुपए तो आपने लिए ही नहीं, 200 रुपए 2B में भी नहीं आए, आए तो सिर्फ 100 रुपए ही हैं। तो 200 रुपए जो 4A5 में मेरे आए, 3B में मैंने भरे फिगर, उसको मैं रिपोर्ट कैसे करूं? तो जो मेरा ओरिजिनल क्लेम था अप्रैल का वो कहाँ रिपोर्ट होगा? टेबल नंबर 6B। जितना मेरा फर्स्ट क्लेम था वो कहाँ रिपोर्ट होगा? 100 रुपए 6B, क्योंकि 100 रुपए मैंने रिक्लेम किए हैं, मतलब जोड़े हैं वापस रिवर्सल करके, तो वो कहाँ जाएंगे? टेबल नंबर 6H, एच फॉर हरियाणा, ठीक है। और चूंकि 100 रुपए मैंने रिवर्स भी किए थे, वो कहाँ बन जाएंगे? 7H। तो 6B प्लस 6H माइनस टेबल नंबर 7, नेट अमाउंट 100 रुपए ही है, 100 रुपए 2B में भी आया है। पर दिखाने का तरीका क्या हो गया कि फर्स्ट क्लेम कहाँ दिखाओगे आप? 6B, सेकंड क्लेम कहाँ दिखाओगे? रिक्लेम कहाँ दिखाओगे? 6H, और रिवर्सल कहाँ दिखाओगे? 7H1। इससे होगा ये कि जो टेबल नंबर 8 में कंपैरिजन जाएगा वो 100 रुपए का ही जाएगा। दूसरी चीज ये होगी, जिस तरीके से हमने 3B भरा था, तो आपका 9 के टेबल नंबर 6 और 7 मिला के उसको इस तरीके से दिखाएंगी कि आपने इतना क्लेम किया, इतना रिवर्स किया और इतना रिक्लेम किया। तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3B से ये सिंक में आ गया। कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से कि डबल बार कोई कंपैरिजन नहीं हो जाए फिगर 2B से, उन्होंने वहां भी इसको इंश्योर कर लिया कि एक बार ही कंपेयर हो गया, ठीक है। तो दिस इज द होल आइडिया कि जहां आप टेम्पररी रिवर्सल रिक्लेम और ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हो, तो आप इस तरीके से फिगर रिपोर्ट करोगे 6B 6H 7H, विच विल इंश्योर कि डबल फिगर्स रिपोर्ट नहीं हो कंपैरिजन के टेबल नंबर 8 में, विच विल इंश्योर कि जीएसटीआर 3 जिस तरीके से आपने भरा था उस तरीके से आप टेबल नंबर 6 और 7 आपकी 9 में भी दिखे। मेजर चेंज, मेजर पॉइंट, इसको आपको प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज करते वक्त ध्यान में रखना है। ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, बट लास्ट ईयर की आईटीसी जो इस साल आप क्लेम कर रहे हो वो आपको 6A1 में दिखानी है, एक्सेप्ट अगर आपकी लास्ट ईयर की आईटीसी 37 में रिवर्स हुई थी, क्योंकि 24-25 में हमने रिक्लेम की है, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर टेबल नंबर 6H। और अगेन 6A1 में जो फिगर रिपोर्ट हुआ होगा लास्ट ईयर आईटीसी का, और 6H में जो फिगर रिपोर्ट करोगे वो आपके टेबल नंबर 8B, जो कि 8A से कंपेयर होती है, जीएसटीआर 2 से कंपेयर होती है, वहां पर जाके ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी, वहां नहीं जाके नहीं जुड़ेगी, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, जहां पे आपका 37-37 का रिवर्सल हुआ हुआ है 23-24 में, और 24-25 में उसको रिक्लेम किया है। तो आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा है, उस 100 रुपए रिक्लेम को अपन ने 6A1 में रिपोर्ट नहीं किया, 24-25 में जो अपन ने रिक्लेम किया उसको अपन ने कहाँ दिखाया? 6H में। जिस तरीके से टेबल नंबर 6A1 इंसर्ट हुई है आपकी लास्ट ईयर आईटीसी को रिपोर्ट करने के लिए, उस तरीके से आपके टेबल नंबर 8 में आईजीएसटी क्रेडिट को रिपोर्ट करने के लिए एडिशनल रो इंसर्ट हुई है। आपका आईजीएसटी क्रेडिट चलता है आपकी आइस गेट से,
आपके जितने भी स्क्रूटनी नोटिसेज आते हैं वो इस बात पे आते हैं कि आपने जो आइस गेट का जो आपका इम्पोर्ट का क्रेडिट दिख रहा है, जो आपने बिलो एंटी फाइल की है, ठीक है, वो 1 अप्रैल 24 31 मार्च 25 के बीच में एक्स अमाउंट की है, पर आपने तो एक्स माइनस वन अमाउंट ही दिखाया है, ठीक है, बाकी अमाउंट का क्या क्या वो लैप्स हो गया क्या, ठीक है। उसको दिखाने के लिए जो अमाउंट आपका इम्पोर्ट का आपने बिलो एंटी इस साल फाइल की थी, पर आपने उसको क्लेम अगले साल किया है या बुक अगले साल किया है, उसको दिखाने के लिए उन्होंने एडिशनल रो इंसर्ट किए हैं, जहाँ पे आप इम्पोर्ट इस साल कर रहे हो पर क्लेम कब कर रहे हो अगले साल, उसको आप अलग से दिखा सकते हो 8H1 में। ये टेबल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और इस कारण से इम्पोर्ट की क्रेडिट को डिस्क्लोज करने में बहुत दिक्कत आती थी 23-24 तक। क्यों उन्होंने वापस इतना टाइम लगाया, दे नो, बट अभी आ गया चेंज, वेलकम चेंज है। एक और चीज, टेबल नंबर 9 बेसिकली कंपैरिजन करती है टैक्स पेबल आपका 9 जो आपने डिस्क्लोज की लायबिलिटी, उसमें कितना टैक्स पेबल आ रहा है आपका, कितना आपने जीएसटी 3 में टैक्स पे किया, पर पेबल और पेड के बीच में डिफरेंस टेबल नंबर 9 के फेस पे नहीं दिखता था, ऐसी कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं करती थी। अभी आप देखेंगे तो सर्कल बना के कॉलम दिखा रखा है, इसमें लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेबल एंड पेड। अब जीएसटी 9 के फेस पे दिखेगा कितना पेबल और कितना पेड में डिफरेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जितना ये 9 भरने वाले के काम के लिए है, उससे कहीं ज्यादा काम के लिए सिस्टम स्क्रूटनी के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के लिए, कि उनको ऑन द फेस पता पड़ जाएगा कि इतनी लाइबिलिटी अनपेड दिख रही है इस साल की, एंड स्टेट अवेयर नोटिस कैन बी इशूड कि भाई ये लाइबिलिटी अनपेड क्यों है और क्या कारण है, ठीक है। तो सिस्टम को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जहाँ पे टैक्स पेबल और पेड का डिफरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा। अगेन अ न्यू इंसर्शन ऑफ कॉलम इन टेबल इन जीएसटी 9। सिमिलरली टेबल 14 में भी ऐसा एक उन्होंने कॉलम इंसर्ट किया है। बकेट नंबर 2, जहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था कि उनकी उन्होंने लैंग्वेज रिफाइन करके डाटा कैप्चर करने का तरीका तरीका तो नहीं कहेंगे, लैंग्वेज रिफाइन करके उन्होंने और क्लैरिटी लेके आ गए कि आपको यही डेटा रिपोर्ट करना है। 23-24 तक जो जीएसटी और 9 में टेबल नंबर 12 और 13 की लैंग्वेज यूज कर रखी थी, उस कारण से मेरे पास कई बार ऐसे इश्यूज आते थे कि भाई इसमें ऐसा परसीव होता था कि अपन ने वो ऐसा कोई फिगर रिपोर्ट किया है, लेट्स से 23-24 का 9 भर रहे हैं, जो 22-23 के आईटीसी को बिलोंग करता है, कि 22-23 की आईटीसी 23-24 में ले ली मैंने, या 22-23 की आईटीसी मैंने 23-24 में कितनी रिवर्स की है। प्रीवियस ईयर को इस तरीके से देखा जाता था उसमें, इफ यू नॉट गॉन थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज लैंग्वेज थोड़ी एम्बिग्यूअस थी वहाँ पे। उस एम्बिग्यूअस लैंग्वेज को उन्होंने टेबल नंबर 12 और 13 में और क्लियर कर दिया है। रिपोर्ट तो पहले भी यही होता था कि जिस ईयर का आप जीएसटी 9 भर रहे हो, उससे अगले साल आपने कितना आईटीसी रिवर्स किया है और कितना आईटीसी आपने लिया है, बस लैंग्वेज रिफाइनमेंट हो गया है इसमें, ताकि ज्यादा क्लैरिटी रहे, जो इसको एसेस कर रहा है वो उसके लिए भी, जो इसको भर रहा है उसके लिए भी। बकेट नंबर 3 पे आते हैं, जहां पे अपन बात कर रहे थे कि ऑटो पॉपुलेशन के मैकेनिज्म चेंज हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल नंबर 8B और 8A। 8B इफ यू रिमेंबर, उस वाले आईटीसी को लेके ऑटो पॉपुलेट करता है, जो कि आपने जीएसटी 3 में क्लेम किया और आपने 9 में डिस्क्लोज किया था कि इतनी आईटीसी मैंने ऑल अदर आईटीसी में क्लेम की है। पहले जो ऑटो ऑटो पॉपुलेशन मैकेनिज्म था 8B में, जो कि आपने कितनी आईटीसी ली है 3B में, वहां पे जीएसटी 9 के दो टेबल को ऐड करता था, 6B और 6H। 6H इज बेसिकली फॉर रिक्लेम, कितना आपने रिक्लेम किया इस साल। उससे क्या होता था कि जो कंपेरिजन होता था जीएसटी 2B का, वो 6H की अमाउंट के तक के एक्सटेंड तक एम्बिगस होता था, क्योंकि वहां पे रिक्लेम अमाउंट लास्ट ईयर की भी हो सकती थी, लास्ट ईयर की 2B के ऊपर बिलोंग कर सकती थी। वो उन्होंने करेक्ट करके अभी 8B के फिगर में सिर्फ और सिर्फ 6B को लिंक कर दिया, 6H को उन्होंने वहां से हटा दिया है। तो ऑटो पॉपुलेशन मैकेनिज्म चेंज होने से क्या हुआ है, ज्यादा बेटर तरीके से अब कंपेयर हो पाएगा जीएसटी 2B के क्रेडिट से, क्योंकि 6B प्लस 6H की जगह अब 6B हो गया है 24-25 में। उसी तरीके से ऑप्शनल फील्ड्स जो थी पहले, जो कि बकेट नंबर 4 था अपना, वो उन्होंने मैंडेटरी कर दिए हैं। उससे क्या होगा कि अपनी वर्किंग भी बढ़ेगी, डिस्क्लोजर भी एडिशन होगा, एडिशनल डिस्क्लोजर भी जाएंगे, ब्रेकअप भी जाएगा, तो डेफिनेटली ज्यादा बेटर तरीके से, ज्यादा बेटर ट्रांसपेरेंसी से इन्फॉर्मेशन पास होगी डिपार्टमेंट को, ऑफिसर को, थ्रू 9। 6 से 1 अपन डिस्कस कर चुके हैं। 6E जो कि इंपोर्ट के क्रेडिट को रिपोर्ट करता था, पहले आप इनपुट और कैपिटल गुड्स के क्रेडिट को क्लब करके दिखा सकते थे 23-24 तक। अब 24-25 में आपको दोनों को सेपरेट करके दिखाना है, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको अलग से दिखाना है, इनपुट का फिगर आपको अलग से दिखाना है। 7A to 7E जहाँ पे आप रिवर्सल करते थे,
पहले ऑप्शन था कि आप सबको क्लब करके 7H में दिखा सकते थे, सारे जो रूल्स के रिवर्सल थे। अभी ये हो गया है कि आपको हर जीएसटी या 3B के रिवर्सल को डिवाइड करना पड़ेगा कि 37 का रिवर्सल कितना है, 37A का कितना है, 38 का कितना है, 39 का कितना है, 42 का कितना है, 43 का कितना है, 58 का कितना है, अदर्स कितना है, क्योंकि आपको सेपरेटली हर रूल के अंदर का रेट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इतना रिवर्सल हमने इस रूल के अंदर किया है, विच विल डिमांड नॉट ओनली एन एक्स्ट्रा वर्किंग बट अ मोर प्रिसाइज वर्किंग कि किस कारण से रिवर्स हुआ है। 12-13 टेबल नंबर 9 जीएसटी 9 की 12-13 पहले ऑप्शनल थी, जहाँ पे आप ये रिपोर्ट करते थे कि अगले साल आपने कितना एटलीस्ट क्लेम किया है इस साल का, क्या रिवर्स किया है, वो अब क्या बन गई है, मैंडेटरी। ये ऑप्शनल फील्ड्स जो कि मैंडेटरी बन गई हैं, it should be kept in mind कि अभी एडिशनल वर्किंग है और डिस्क्लोज करनी है। एनी फेलियर विल लीड टू एन इनकरेक्ट फाइलिंग ऑफ जीएसटी 9 और डिस्क्लोजर ऑफ जीएसटी 9। नाउ अपन एजेंडा के तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं, वो है इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। ऐसी क्या चीजें 9 के अंदर जिसके डिस्टिंक्शन अपने दिमाग में होने
एक मेजर स्टार्टिंग से जीएसटी में 9 में फ्लॉ रहा है, लीगल फ्लॉ है पूरी तरीके से मेरे हिसाब से। वो ये है कि जो भी लायबिलिटी आप एडिशनल दिखाते हो 9(9)(c) में, दैट वाज इंस्ट्रक्टेड टू बी पेड थ्रू कैश, जो कि लीगल नहीं था, बट देयर वाज अ इंस्ट्रक्शन लाइक दिस। उन्होंने सही किया है और उन्होंने उसको मॉडिफाई करके कैश और आईटीसी दोनों ऐड कर दिए। उसमें आईटीसी से भी पे कर सकते हो एडिशनल लायबिलिटी आप जो दिखाते हो 9(9)(c) में, और कैश से भी पे कर सकते हो। व्हाट डज दिस मीन कि जो पहले लोग हिचकिचाते थे कि 9(9)(c) में लायबिलिटी हम दिखाएं या नहीं दिखाएं क्योंकि हमको कैश में पे करना पड़ सकता है, वो अब हिचकिचाएंगे नहीं, बिकॉज अब वो आईटीसी से पे कर पाएंगे उस लायबिलिटी को। पहले भी कर सकते थे, बट दिस इंस्ट्रक्शन विल नाउ be more clearer to the SEC as well as the department assessing it. आपने इतने सालों में 9 भरे होंगे तो आपको टेबल नंबर 8C और 13 सेम ही दिखती होंगी। 8C भी ये इसी चीज के लिए बनाएंगे कि अगले साल आपने कितना आईटीसी लिया है, 13 भी इसी चीज के लिए बनाएंगे कि इस साल का आईटीसी आपने अगले साल कितना लिया है। बट ऐसा है नहीं, ऑन द फेस सेम दिखती हैं, बट इसमें दो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। पहला डिस्टिंक्शन तो ये है कि 8C में सिर्फ ऑल अदर आईटीसी रिपोर्ट होता है, आरसीएम ग्रेड, इंपोर्ट ग्रेड और आईसी ग्रेड जो अगले साल लिया है आपने वो 8C का पार्ट नहीं होता। देयर विल बी डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ आरसीएम ग्रेड, इंपोर्ट ग्रेड, आईएसडी ग्रेड, क्योंकि टेबल नंबर 13 का तो पार्ट है, बट इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ व्हाट 8C। दूसरा, जो आईटीसी आपने 24-25 में ओरिजिनल क्लेम किया, 24-25 में आपने उसको रिवर्स भी कर दिया टेम्पररी, बट 25-26 में उसको रिक्लेम किया। तो इफ यू रिमेंबर, अपन ने ओरिजिनल क्लेम 6B में रिपोर्ट कर दिया होगा, जो कि 8B में जाके ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो 100 रुपए से 100 रुपए कंपेयर हो गया, क्योंकि टेबल नंबर 7 के जो रिवर्सल होते हैं वो 8B में माइनस नहीं होते हैं। तो 100 से 100 रुपए कंपेयर हो गया। अब मैंने इसको रिक्लेम 25-26 में किया, इस साल का आईटीसी मैंने रिक्लेम 25-26 में किया है, ओरिजिनल क्लेम करके रिवर्स करके 25-26 में क्लेम किया है। तो दिखने में तो 8C का पार्ट बनाना चाहिए इसको, बट मैं इसी इसको 100 रुपए का 8C का पार्ट बनाऊंगा, 8D में माइनस 100 रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो क्लियर कट एफएक्यू जो इसके रिस्पेक्ट में रिलीज हुआ, उन्होंने बोला है कि ऐसा आईटीसी जो कि ओरिजिनल क्लेम आपने 24-25 में किया, उसको टेम्परेरी रिवर्स आपने 24-25 में किया, बट रिक्लेम 25-26 में किया, वो आपका टेबल नंबर 8C का पार्ट नहीं बनेगा। दो इट विल बी पार्ट ऑफ टेबल नंबर 13, क्योंकि इस साल का आईटीसी जो आपने अगले साल लिया है वो 13 में दिखाते हो, वो अगले साल के जीएसटी 9 के टेबल नंबर 6A1 का भी पार्ट बनेगा। पर 8C का पार्ट इसलिए नहीं बना सकते, उसको आपको डबल अमाउंट हो जाएगी, जिस तरीके से उन्होंने 9 को स्ट्रक्चर किया है। और एफएक्यूज में ये बात को उन्होंने क्लियरली स्पेल आउट भी किया है। तो 13 और 8C में जो दिखने में सेम है, उसमें दो मेजर डिफरेंसेस हैं, और इन मेजर डिफरेंसेस को देखते हुए आपको 13 और 8C के फिगर्स को रिपोर्ट करना है। नोटिस आ सकते हैं अगेन, लेकिन आप वेल इक्विप्ड हो गए, बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड हो गए, तो ये डिफरेंसेस भी आप आराम से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यही बात अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की है। मिस्टर ए का एग्जाम्पल, 1000 रुपए उन्होंने मार्च 25 में उन्होंने क्लेम किए थे ओरिजिनल क्लेम, 7H में उन्होंने 50 रुपए दिखाया होगा। 8C में 50 रुपए दिखाएगा जो अगले साल क्लेम किया अप्रैल 25 में, नहीं, ये 1000 रुपए ऑटोमेटिकली 8B का पार्ट बन जाएगा, 50 रुपए दिखाने से तो 1050 हो जाएगा। तो एफएक्यूज में उन्होंने स्पेसिफिकली इस बात को एक्सक्लूड किया, सर्कुलर फॉलो नहीं किया। मान लो उसी बंदे ने, मिस्टर ने सर्कुलर फॉलो नहीं किया था तो उसे 950 रुपए दिखाए थे, तो 6B में वो दिखाएगा 950 रुपए में, और यहाँ पे 8C में उसको 50 रुपए दिखाने पड़ेंगे। क्यों? तभी तो 950 प्लस 50 1000 रुपए के बराबर कंपेयर हो पाएगा। तो एफएक्यूज ने सिर्फ उस केस को एक्सक्लूड किया जहाँ पे ओरिजिनल क्लेम, टेम्परेरी रिवर्सल और रिक्लेम फॉलो करते हो, वहाँ पे आपको 8C में नहीं दिखाना उस फिगर को, अगर आपने अगले साल रिक्लेम किया है। बट जहाँ पे नेट मेथड फॉलो करते हो, आप सर्कुलर फॉलो नहीं करते, वहाँ पे 8C का वो 50 रुपए पार्ट मिस्टर ए के एग्जाम्पल में बनेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि 8A कुछ आपको एक्सेल यूटिलिटी देता है, जैसे 8A कि आप ऑनलाइन एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हो और 8A का फिगर भी ऑटो अपडेट होता है। पर जब भी अपना कोई ऑफिस का स्टाफ उस 8A के एक्सेल को डाउनलोड करता है, तो नॉर्मली वो एक्साइटेड होकर ये बोलता है कि इसमें तो ज्यादा फिगर आ रहा है और 8A के फिगर में ऑटो पॉपुलेशन में कम है। और चूंकि बेनिफिट की बात होती है, तो अपन उसको एक टेंडेंसी होती है कि उसको अपन सही मानने की उस पर पोजिशन में आ जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जो 8A फिगर ऑटो पॉपुलेट होता है, वो ज्यादातर केसेस में वही सही होता है। 8A के एक्सेल के फिगर में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो ऑटो फिगर्स वहां पे आ रहे होते हैं, उसमें कुछ लीगल रीजंस हैं,
जिस कारण से वो डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आउटवर्ड सप्लाई जिस पर आरसी टिक कर रखा है सामने सप्लाई ने, वो भी एटेक एक्सेल में आता है। ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर है ना पीओएस प्लेस ऑफ सप्लाई आपके स्टेट के अलावा है, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है, वो भी इस एक्सेल का पार्ट बनती है। सप्लाई जो कि 24-25 में रिपोर्ट हो गई थी, जो एमएन 25-26 में हुई है, वो भी आपकी एटेक एक्सेल का पार्ट बनेगी। ठीक है, और वाइस वर्सा। बट एटे में जो फिगर ऑटो पॉपुलेट होकर आता है, उन सब चीजों को अकाउंट फॉर करके आता है, सब चीजों को देख के आता है कि पीओएस अगर अलग है तो नहीं आएगा, आरसी में ठीक है तो वो नहीं आएगा। अमेंडमेंट करने के कंसिडर करने के बाद ही इनवॉइसेस को नेट करके दिखाता है वो एटे का ऑटो पॉपुलेशन। तो एक्सेल और ऑटो पॉपुलेशन फिगर को एक बार अपने को कंपेयर कर लेना चाहिए कि किस कारण से चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस इसी पेरिफेरी में है कि नहीं है। इसके आउटसाइड को पेरिफेरी के कारण को दिक्कत आ रही है, देन वी माइट नीड द हेल्प ऑफ द जीएसटी एंड हेल्प डेस्क कि भाई फिगर ऑटो पॉपुलेट होकर सही नहीं आ रहा है, या अदर डिस्क्लोजर हमको करने पड़ेंगे। बट पहले एक बार ये देख लेना चाहिए कि जो डिफरेंसेस हैं वो जेन्युइन रीजन हैं कि नॉन जेन्युइन रीजन है। लेट फीस जीएसटी 9 और 9C जहाँ दोनों एप्लीकेबल होता था, वहां पे पहले बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। दैट कंफ्यूजन वाज क्लियर्ड बाय सर्कुलर नंबर 246। वो बोलता था 9-9C दोनों एक ही फॉर्म है, दोनों मिला के एक ही फॉर्म है, दोनों की फीस अलग अलग तरीके से, लेट फीस दोनों अलग अलग तरीके से कैलकुलेट नहीं होगी, दो बार कैलकुलेट नहीं होगी, सिंगल टाइम कैलकुलेट होगी। जब तक हमने 9 भर दिया तब तक 9 की फीस लेट फीस लगेगी। 9C की फीस 9 भरने के बाद की डेट से लेकर जब तक 9C भरा तब तक ही लगेगी। ऐसा करके उन्होंने सर्कुलर इशू कर दिया था, दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन जीएसटी 9C फॉर्म एज वेल। वहां पे भी उन्होंने इस कैलकुलेशन मैकेनिज्म को उन्होंने इंसर्ट कर दिया, ऐसे कॉलम करके 17 टेबल में 17 जीएसटी 9C में उन्होंने ऐड कर दिया। 9C में जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो रेस्टोरेंट का अगर एग्जांपल है, रेस्टोरेंट जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि स्विगी और जोमेटो को यूज करता है, जो कि स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में लोकेटेड नहीं है, उस केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स, राइट। तो उसको डिस्क्लोज करने के लिए अपनी इनकम में से दिखाने के लिए भी इतनी इनकम पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टैक्स पे किया है, वो लायबल है सेक्शन 9(5) में। ऐसा कोई कॉलम टेबल जीएसटी 9C की टेबल नंबर 7 या आगे के टेबल्स में नहीं था। दैट हैज बीन इंसर्टेड थ्रू दिस ईयर अमेंडमेंट, कि वहां पर उन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर की चेंजेस को उन्होंने इंसर्ट कर दिया। नाउ दिस ऑल ब्रिंग्स टू लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्क्रूटनी कैसे हैंडल करें। अगेन बाकी चीजों की तरह लाइफ में देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस कि कैसे हैंडल करें। द ओनली वे यू कैन हैंडल द स्क्रूटनी इज थ्रू प्रिपरेशन प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन। जितना बेटर इक्विप्ड होगे 9 की फॉर्म के साथ, विद ऑल द इंस्ट्रक्शंस 9C फॉर्म के साथ, जो एफएक्यूज उन्होंने रिलीज किए हैं, जीएसटी को उसको प्योर लीगल फॉर्म में समझो आप। जैसे अपन एग्जांपल लिए कि जीएसटी और इनकम टैक्स को मिक्स मत करो आप, जीएसटी को जीएसटी की तरह से डिस्क्लोज करो आप। जीएसटी और 9 का फॉर्म के जो ऑटो पॉपुलेशन है, जो उनके डिटेल्स हैं, जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके तरीके से फॉर्म भरने की कोशिश करो आप, ना कि ये सोच के कि इससे स्क्रूटनी आएगी उससे स्क्रूटनी नहीं आएगी। स्क्रूटनी तो किसी भी तरीके से आ सकती है, पर जितना आपने उस फॉर्म के दायरे के अंदर, इंस्ट्रक्शंस के दायरे के अंदर, एफएक्यूज के दायरे के अंदर फॉर्म भरा होगा, यू विल बी इन मच 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 बेटर पोजीशन टू हैंडल एनी स्क्रूटनी, नोटिस या कोई ऐसा इशू। क्योंकि जहां भी आपके पास राइटिंग में मटेरियल का सपोर्ट होगा, तो सामने वाला असेसमेंट करने वाला भी उसको उतना जल्दी ग्रास्प करता है, राइट। तो द ओनली वे टू यू कैन हैंडल स्क्रूटनी इज यू प्रिपेयर प्रिपेयर एंड प्रिपेयर। और ये वीडियो इसी उद्देश्य से बनाया था कि थोड़ी बहुत जितनी भी हम हेल्प कर सकते हैं इस प्रिपरेशन में, वो हम कर रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।